Now I am telling you certain do's and certain don'ts around essay writing. ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे बात कर लेते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए. First is that you should not take time lightly. Don't take time lightly. और कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए. जैसे टॉपिक सिलेक्शन को 10 मिनट देना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग को 30 मिनट्स, 2 आवर्स 10 मिनट्स राइटिंग को देना है, 10 मिनट्स रिवीजन और रिव्यू को देना है, तो यहाँ पे कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, जैसे कि समझ लो 10 ओवर में 60 रन चाहिए लेकिन आपने 8 ओवर मेडिन खेल लिए, तो अब 2 ओवर में 60 रन चाहिए, मतलब 12 बॉलों में 10 बॉल पे छक्के चाहिए. तो आप सोच सकते हो कि एक भी बॉल 2 बॉल भी मिस हुआ तो आप हार गए मैच. That's why you have to be very careful about the time. Second is words distribution. You have to be very careful about the words distribution as well. Total word is how much? 1000 to 1200. So division has to be something like this. 150 should go to introduction. 150 should go to conclusion. तो 300 हो गए. 700 to say 900. 700 to 900 should go to body. This is ideal words distribution. That will always give a kind of good balance to the essay. Otherwise the essay would look very introduction biased, conclusion biased or body biased. ठीक है, वो नहीं लगना चाहिए. Then third is always write the topic as heading in the essay. ठीक है, जैसे आपने चूज किया an unexamined life is not worth living, तो पहले लिखो उसको an unexamined life is not worth living. समझ में है? ऐसा नहीं कि आप डोंट कीप इट टू द गेस वर्क ऑफ द इवेल्युएटर. सपोज वो पढ़ना शुरू कर दिया और उसने सोचा कि आप ये थर्ड टॉपिक लिखा है इसने, तो ये रिस्क मत लेना कभी भी. ठीक है, एंड इट हैज टू बी रिटन इन कैप्स. ऑलवेज द टॉपिक शुड बी रिटन इन कैप्स. डू नॉट अंडरलाइन द टॉपिक. नॉट एन एटिकेट ऑफ एसे राइटिंग. जीएस में हो सकता है अंडरलाइन मत करना. यू कैन पुट इट इन अ बॉक्स इफ यू वांट, बट डोंट अंडरलाइन इट. ठीक है, दैट्स नॉट गुड. देन ऑलवेज यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स. You would see all those books, be fiction, non-fiction, are the most popular, जो छोटी छोटी पैराग्राफ्स में हर बात को समझाते हैं. तो शॉर्ट पैराग्राफ्स आर इजी टू स्टडी एंड क्विक टू रिमेम्बर. अगर आपने ऐसे शुरू किया है अपने पेज में लिखना, suppose this is your answer sheet, this is your answer sheet, don't write here, this is the margin left side, don't write here, and that's the margin on this side. आपने यहाँ से शुरू किया है और ऐसे लिखे जा रहे हो, नो पैराग्राफ, नथिंग, यहाँ पे भी लिखे जा रहे हो सकता है आपने बहुत सारे आइडियाज इनकॉर्पोरेट किए. इट विल नॉट लुक गुड. इट विल नॉट एट ऑल लुक गुड. कैन आई अंडरलाइन समथिंग? बिकॉज इन जीएस में तो आप करते हो अंडरलाइन. कैन आई अंडरलाइन समथिंग? आई वुड से कीप इट टू एज लेस एज यू कैन. देन अदरवाइज व्हाट यू आर डूइंग इज आप किसी चीज पे फोकस करवा दे रहे हो पहले ही, और जब आप फोकस करवा दे रहे हो तो अराउंड दैट थीम मोस्ट थिंग्स वुड बी मिस्ड बाय द इवैल्यूएटर. सो दैट्स व्हाई कीप इट वेरी minimum as possible. एक चीज आप कर सकते हो, what I would suggest is that whenever a new idea where you want to attract the interest of the evaluator, you can change the ink. Okay, you can say from blue to black or from black to blue, whatever, depends upon you. And suppose you want to start a new idea, so a new idea should be always started like this. Suppose this is the sheet, this is how your मेन्स आंसर शीट वुड लुक लाइक. तो यहाँ से आप शुरू करते हो, पैराग्राफ के फॉर्म में ही होना चाहिए वो, ऐसे यहाँ पे ख़त्म होता है, तो फिर न्यू आइडिया यहाँ से शुरू हुआ ऐसे, फिर से पैराग्राफ के फॉर्म में, शॉर्ट पैराग्राफ, फिर यहाँ से एक पेज में कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए.
ऐसे होने चाहिए। वर्ड स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी पेजेस मिलते हैं, वर्ड स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिंग का मतलब ऐसा भी नहीं कि इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि 4 ही लाइन लिख पाए पूरे पेज पे, मतलब अच्छा एक डिसेंट स्पेसिंग होनी चाहिए वर्ड्स की, ठीक है। और पैराग्राफ्स हमेशा छोटे होने चाहिए। तो पैराग्राफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है उसके लिए आप कलर चेंज कर सकते हो, वो जहां जहां पे भी आ रहा है जिस पैराग्राफ में, वहां पे आप कलर चेंज कर सकते हो टू इंडिकेट टू द इवेल्युएटर दैट दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पैराग्राफ, ठीक है। ये एक चीज हो गई। एक और चीज जो आपको हमेशा करनी चाहिए इज यू शुड रीड योर एसे बिफोर सबमिटिंग, correct the punctuations, correct the grammatical errors, because if you write a good essay with bad grammar, you will end up so many marks, you will lose so many marks, you will end up with so less marks, ठीक है, you will end up with losing a lot of marks. So please do not do that, always read it. This is the review of your essay. Then sixth is, once you have selected the topic, if you feel during brainstorming that you have selected a wrong topic, do not take it on your ego. यार कैसे हो सकता है, मैं तो ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, एनवायरमेंटल टॉपिक कैसे नहीं लिख पाऊंगा, या समझ लो मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, कैसे मैं फिलोसफिकल टॉपिक नहीं लिख पाऊंगा, एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, कैसे नहीं लिख पाऊंगा मैं। तो ये मत लेना, डोंट टेक इट ऑन योर ईगो। यूपीएससी के साथ जीत के क्या मिलेगा, यूपीएससी को खुश कर दो, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा सही है, डोंट टेक इट ऑन योर ईगो। देन another doubt which mostly aspirants have, can I use diagrams in the essay? You can use only when you want to integrate it with a certain topic. ऐसा नहीं लगना चाहिए हर पेज पे डायग्राम बना रखा है, तो वो जीएस की तरह हो जाएगा, ठीक है। इन जीएस यू यूज डायग्राम्स बिकॉज यू हैव लेस वर्ड लेंथ, दैट्स व्हाई यू यूज डायग्राम्स। यहाँ पे आपको डायग्राम्स बनाना, और जो डायग्राम्स बनाओगे आप वो रेलेवेंट होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ, जैसे समझ के देखो, दिस इज अ सिटी, दिस इज द नेबरिंग एरिया ऑफ दैट सिटी, ठीक है, एंड दिस इज द रिसोर्सेस, दिस इज स्पेस, फिजिकल स्पेस, these are the resources of the city, okay. So the neighboring area and the city has the same set of resources. This is city, and this is the neighboring area. Now suddenly what happens, that this city is declared as a tax-free zone by the government, so more resources start pouring into it, and consequently the neighboring areas also generate a lot of interest and start pouring their resources. So with time the city resources grows like this, and the neighboring areas become resource deficit regions. They become supplier of resources, that too basic resources after some time, and supplier of labor. And if there are so many neighboring areas like this, you get something like this, an entire city area space where you have an island of prosperity, and everywhere there it's the sea of poverty. समझ आया? इस तरीके का कुछ इलस्ट्रेशन यूज कर सकते, ऐसे नहीं कि बुद्धा के ऊपर लिख रहे हो तो बुद्धा मेडिटेट कर रहे हो वो डायग्राम बना, दैट्स नॉट डायग्राम, दैट्स पोर्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके का लॉजिकल डायग्राम आपको बना, इफ यू वांट टू डू दैट, ठीक है। So that was it, everything about the art of essay writing. If you have any questions, please go ahead. Any questions? अलग अलग करना है तो दोनों तरीके आप आजमा सकते हो इसमें। एक तो ये है कि दोनों का साथ में कर लो ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिखना शुरू करो, फिर दूसरे का ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, पर जो भी करो वो पहले से प्रैक्टिस कर लो, और जिसमें भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो कर लो। अभी जब हम करेंगे ऐसे कि आप टेस्ट लिखोगे तो आपको यही करना है, टेस्ट सारे देने हैं, हाँ, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि ये आप कितनी बार भी सुन लो, यू विल नॉट बी एबल टू राइट गुड एसेस अनलेस यू गिव द टेस्ट। दोनों इकट्ठे करने का फायदा मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के मोड में रहते हो तो यू डू गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग वेरी क्विकली। फर्दर व्हाट इज बेनिफिशियल इज दैट जैसे ही आप पहला ऐसे खत्म करते हो तो दूसरे फिर से आपको थिंकिंग मोड में नहीं जाना पड़ता है। इफ यू आर इन राइटिंग मोड, यू कंटिन्यू विथ योर राइटिंग मोड,
द प्रॉब्लम इज दैट हो सकता है आप फिर से एक टॉपिक को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग पर, दूसरे को आपने उतना दिया नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। अलग अलग करने का फायदा ये है कि यू गेट द फीलिंग ऑफ कंप्लीशन कि हाँ मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया, लिख दिया, इसे कंप्लीट हो गया, एक साइड पे रख दो, अगले पे चलते। दिक्कत इसमें ये है कि जब आप पहले एक बार ब्रेनस्टॉर्म करोगे, आपने 15 मिनट की जगह 25 मिनट्स दे दिए उसको ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, और आप लिखने में और टाइम लगा दिया आपने, आपके पास 40 मिनट्स बाकी है, आपको ब्रेनस्टॉर्म भी करना है और ऐसे भी लिखना है, तो आप 2 मिनट सोचोगे और लिखना शुरू कर दोगे। जैसे आप 2 मिनट सोच के लिखना शुरू कर दोगे, इट विल बी कंप्लीटली डिजास्टर्स। तो हो सकता है पहले ऐसे में आपको 75 मिल जाए, ठीक है, आउट ऑफ 125, दूसरे ऐसे में आपको 15 मिलेगा, टोटल स्कोर 90 आ जाएगा। उससे अच्छा अगर दोनों का एवरेज ऐसे भी अगर लिखते आप और दोनों में 60-60 भी मिलता तो भी इट्स 120, इससे तो ज्यादा ही है ना। तो ये आपका एम होना चाहिए। फर्स्ट ऐसे हमेशा वही वाला होना चाहिए। देखो एक ऐसे में आपको टारगेट करना है 75 और दूसरे या समझ लो 80 तक कर लो, पॉसिबल है, और दूसरे ऐसे में आपको टारगेट करना है 70, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 150 तो आना चाहिए, 150 आना चाहिए ऐसे। हाँ, जब आठों रहेंगे फिलोसॉफिकल तो क्या करोगे, जैसे पिछली बार आया, क्या कर सकते हो, दोनों एक तरीके की फिलोसॉफिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही होगा। दैट्स व्हाई द जीएस पेपर 4 बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर ऐसे पेपर नाउ, बिकॉज अगर आपकी फिलोसफी ठीक नहीं, और ऑप्शनल भी आपका, ऑप्शनल में हर ऑप्शनल में आपको एक फिलोसफिकल एंगल मिलेगा, ऑप्शंस लाइक ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वहाँ पे आपको तो हिस्ट्री, वहाँ पे स्पेशली आपको फिलोसफी पे एक पूरा यूनिट मिल जाएगा, तो वो फिलोसफी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कैन आई यूज geographical concept, can I use a historical concept, can I use the idea of an anthropologist while I am writing the essay? You can, but don't use only that, ठीक है, otherwise you will give a good indication that I am a student of geography or history or anthropology or PSIR or public administration, whatever, ठीक है, आप बना सकते हो, बट बात यह है कि आपको उतना ही बनाना है जितना जरूरी है, ठीक है, पूरे हर पेज में भरना नहीं है, ठीक है। मैप आप वहीं बना सकते हो जहां पे आप समझ लो ये दिखा रहे हो कि हाउ द डायस्पोरा इज मूविंग, हाउ द डायस्पोरा इज फ्लरिशिंग, ठीक है। तो लाइक यू वुड सी देयर इज अ न्यू concept coming in US which is Hinju. It's not Hindu, it is Hinju, Hinju, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूएस सोसाइटी में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता लगा कि द हिंदूज एंड द जूस हु आर लिविंग इन यूएसए आर अमंग द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम पीपल इन यूएस सोसाइटी, वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है। तो हिंदू का जो कंट्रोल है, like mostly when they say Hind, they mostly indicate Indians, don't consider it as part of religion, okay, and when they say Jew, they're mostly Israel and other Jewish residents there. So what they are saying that Indians are mostly in the companies, global companies, they are heading the companies, or they are in bureaucracy, US bureaucracy, and they are also in politics. ये तीनों जगह है इनका डोमिनेंस बढ़ रहा है इंडियंस का, और जूस जो हैं इनका डोमिनेंस हमेशा से रहा है इन इन ओनरशिप ऑफ कैपिटल, मतलब आप बैंक्स देख लो, जितने भी देख लो, मोस्टली यूएस बैंक्स विल हैव ह्यूज जूइश इन्वेस्टमेंट्स इन देम, ठीक है, और दे हैव आल्सो गुड कंट्रोल ओवर पॉलिटिक्स। In fact, US politics is actually the politics of Jews. Sometimes it is alleged. तो ये जैसे कि एक नया आइडिया आ रहा है, अगर आपने इसको यूज किया तो आपको बहुत ही केयरफुली यूज करना पड़ेगा इसको, अदरवाइज यू माइट जस्ट मेस अप एवरीथिंग, ठीक है। सो ऑलवेज यूज दीज काइंड ऑफ न्यू आइडियाज विच आर कमिंग इन द सोसाइटी। तो वहां पे आप थोड़ा वो दिखा सकते हो, डायस्पोरा के कॉन्टेक्स्ट में डायग्राम भी बना सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, बट ध्यान रखो इस बात का दैट वॉट एवर यू डू इट हैज टू बी डन विथ प्रैक्टिस, ठीक है।